हेलो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 2 रशियन रेवोल्यूशन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हिस्ट्री टफ लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हिस्ट्री पसंद है तो कमेंट में हिस्ट्री रॉक्स लिखना ना भूलें। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक सोच थी जो फ्रीडम और इक्वालिटी के नए आइडियाज लेकर आई। ये नए आइडियाज फ्रांस तक ही लिमिटेड नहीं रहे बल्कि यूरोप और एशिया तक भी फैलने लगे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये था, क्या सिर्फ फ्रांस बदलने से पूरी दुनिया बदल सकती है? क्या ये नए आइडियाज कंट्री की सोसाइटी को भी ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे? जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कशन होने लगे तो यूरोप और एशिया में नए नए थॉट सामने आने लगे। इंडिया में भी नए आइडियाज जन्म लेने लगे। राजा राम मोहन रॉय और हेनरी डेरोजियो जैसे थिंकर फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज पर डिस्कशन कर रहे थे। लोग सोचने लगे, क्या हमारी सोसाइटी भी बदल सकती है? पर सब लोग नए चेंजेस को एक तरह से नहीं देख रहे थे। 19th सेंचुरी तक ये डिफरेंट आइडियोलॉजीज एक दूसरे से टकरा रही थी। क्या पुराना सिस्टम का दी एंड हो जाएगा? क्या नए आइडियाज एक नई सोसाइटी बना पाएंगे? और इसी वजह से सोसाइटी 3 अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो गई। रेडिकल्स यानी कि क्रांतिकारी, जो कह रहे थे पूरा सिस्टम हटा दो, एक नया सोसाइटी बनाओ जिसमें सब इक्वल हो। लिबरल्स, जिनका मानना था बदलाव आना चाहिए पर धीरे धीरे और बिना किसी केओस के। कंजर्वेटिव्स, जो बोल रहे थे जो चल रहा है वही बेस्ट है, सिस्टम चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं। अब सवाल ये था, कौन सी आइडियोलॉजी जीतेगी? बट ये समझने के लिए पहले इन तीनों आइडियोलॉजीज को डिटेल में समझना होगा। तो सबसे फर्स्ट है लिबरल्स। लिबरल्स एक ऐसा देश का सपोर्ट करते थे जो सभी रिलीजन्स को एक जैसा ट्रीट करे। उस टाइम यूरोप के अलग अलग देश किसी न किसी एक रिलीजन को फेवर करते थे। जैसे ब्रिटेन जो चर्च ऑफ इंग्लैंड को सपोर्ट करता था, ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च को फेवर करते थे। लिबरल्स किंग्स की अनलिमिटेड पावर के अगेंस्ट थे। उनका मानना था कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए जो लॉज के अकॉर्डिंग चले। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वो डेमोक्रेसी के सपोर्टर नहीं। उनका मानना था सिर्फ वो लोग वोट दे सकते हैं जो प्रॉपर्टी या लैंड के ओनर हैं, और औरतों को वोट का कोई राइट नहीं होना चाहिए। फिर आते हैं रेडिकल्स। रेडिकल्स का मानना था कि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा चलनी चाहिए। वो वुमेन्स वोटिंग राइट्स का भी सपोर्ट करते थे। वो बड़े लैंडलॉर्ड्स और रिच फैक्ट्री ओनर्स के स्पेशल राइट्स के अगेंस्ट थे, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं थे। बस ये चाहते थे कि वेल्थ सिर्फ कुछ लोगों तक लिमिटेड ना रहे। तो इनका मानना था कि सबको इक्वल राइट्स मिलना सिर्फ एक आइडिया नहीं, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। देन आते हैं कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स नए नए रिफॉर्म से डरते थे। पहले तो वो किसी भी चेंज के अगेंस्ट थे, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उन्होंने माना कि ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है, पर वो चाहते थे कि चेंजेस ग्रेजुअली आए। उनका मानना था कि जो चीजें सदियों से चल रही हैं उनको सडनली चेंज करना सही नहीं होगा। तो ये सवाल खड़ा होता है, क्या बिना पुराने रूल्स हटाए नए आइडियाज को अपनाया जा सकता था? फिर इन तीनों सोचों के बीच क्लैश हुआ और इसने नए नए पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और रेवोल्यूशंस को जन्म दिया। जब यूरोप में नए पॉलिटिकल आइडियाज बढ़ने लगे, तभी एक और बड़ी चेंज की वेव चल रही थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये सिर्फ मशीन्स का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था बल्कि पूरी सोसाइटी को चेंज करने का ट्रांसफॉर्मेशन था। शहर बदलने लगे, नए फैक्ट्री वाले एरियाज बनने लगे, रेलवे और तेज चलने लगी। मतलब दुनिया बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही थी। बट क्या ये सिर्फ प्रोग्रेस थी? नहीं, ये नए सोसाइटी का एक हार्श रियलिटी भी साथ ला रही थी। फैक्ट्री वर्कर्स, मेन वुमेन बच्चे सभी मशीन्स के बीच काम कर रहे थे। लंबे काम की आवर्स, कम सैलरी और खराब जीने की कंडीशंस। रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से शहर तो बड़े हो रहे थे, पर सफाई और रहने की जगह एक बड़ी दिक्कत थी। जॉब सिक्योरिटी का कोई भरोसा नहीं, जब डिमांड गिरी लोग जॉब खो बैठे। ये फिगर 1 देखिए, द लंदन पुअर इन द मिड 19th सेंचुरी। इस इमेज में हम देख सकते हैं कि पॉवर्टी
और अनएम्प्लॉयमेंट किस हद तक बढ़ चुकी थी। इंडस्ट्रियल टाउन्स में वर्कर्स अपनी जिंदगी बेहतर बनाने आए थे, लेकिन यहाँ भी सिर्फ स्ट्रगल मिला। लिबरल्स और रेडिकल्स नए सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्रीज प्राइवेट ओनर्स के हाथ में थी, जो या तो बड़े बिजनेसमैन थे या फैक्ट्री के ओनर्स थे। यही लोग नए रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, लेकिन अजीब बात ये थी कि ये खुद भी प्रॉपर्टी ओनर्स और एम्प्लॉयर्स थे। उनका मानना था कि अगर लोग फ्री हों, मेहनत करें और उनको पढ़ा लिखा बनाया जाए तो पूरी सोसाइटी आगे बढ़ सकती। पुराने राजा महाराजा के स्पेशल राइट्स खत्म होने चाहिए और नए लोग अपनी मेहनत से सफल हो सकते हैं। अगर गरीब लोग भी काम करें और पैसा लगाने वालों को फ्रीडम हो तो सोसाइटी इम्प्रूव कर सकती है। ये नए रेवोल्यूशनरी थॉट सिर्फ इकोनॉमी या इंडस्ट्रीज तक लिमिटेड नहीं थे, पॉलिटिकल लेवल तक भी पहुंच रहे थे। 1815 के बाद फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशिया में नए नए रेवोल्यूशंस प्लान हो रहे थे। नेशनलिस्ट चाहते थे कि नए नेशन बने जिसमें सभी लोगों को बराबर के राइट्स मिले। इटली के जैसेपी मज़्ज़ीनी जैसे लीडर्स नए देश बनाने की सोच रहे थे। उनके आइडियाज सिर्फ इटली तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहे, बल्कि इंडिया जैसे कंट्रीज में भी पढ़े जा रहे थे। दुनिया भर के लोग इंक्लूडिंग इंडिया इस नए थॉट्स को समझ रहे थे और नए ड्रीम्स देख रहे थे। इसी बीच इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के इन्हीं इफेक्ट्स ने एक न्यू आइडियोलॉजी को जन्म दिया, सोशलिज्म। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक या पॉलिटिकल मॉडल नहीं, बल्कि एक बेटर सोसाइटी का विजन था, जिसमें सिर्फ कुछ अमीर लोगों का नहीं बल्कि सभी लोगों का वेलफेयर हो। सोशलिस्ट का मानना था कि पॉवर्टी और एक्सप्लॉयटेशन की जड़ प्राइवेट ओनरशिप है। जो लोग फैक्ट्री के ओनर्स होते वही एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन कंट्रोल करते, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ अपने प्रॉफिट पर होता था, वर्कर्स के वेलबींग पर नहीं। इसलिए सोशलिस्ट चाहते थे कि प्रॉपर्टी किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में होने के बजाय पूरी सोसाइटी के कंट्रोल में हो, ताकि सभी लोगों को उसका बेनिफिट मिले। लेकिन ये कैसे होगा, इस पर लोगों के विचार अलग अलग थे। कुछ लोगों का मानना था कि सोसाइटी में चेंज पीसफुली आना चाहिए, जबकि कुछ और लोग पूरे कैपिटलिस्ट सिस्टम को ओवरथ्रो करने की बात कर रहे थे। इसी बीच कुछ लोगों ने एक और तरीका सोचा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का आइडिया। रॉबर्ट ओवेन, एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, ने न्यू हार्मनी नाम से एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाने की कोशिश की, जिसमें लोग मिलकर काम करें और प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लें। उनका बिलीव था कि अगर लोग एक दूसरे की हेल्प करें तो सोसाइटी और भी बेटर बन सकती है। फिर लुई ब्लांक का कहना था कि गवर्नमेंट को कोऑपरेटिव्स बनाने में हेल्प करनी चाहिए, ताकि वर्कर्स के पास भी अपनी इंडस्ट्रीज हो सकें। उनका मानना था कि वर्कर्स को अपनी एसोसिएशंस बनानी चाहिए, जिसमें वो मिलकर गुड्स बेचें और प्रॉफिट अपने वर्क के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करें। लेकिन क्या सिर्फ पीसफुल रिफॉर्म से सोशलिज्म आएगा, या इसके लिए एक बड़े रेवोल्यूशन की जरूरत है? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने सोशलिज्म का एक और रूप दिया, कम्युनिज्म। मार्क्स का मानना था कि पूरा इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैपिटलिज्म के कंट्रोल में है, जिसमें सिर्फ कैपिटलिस्ट को प्रॉफिट होता है और वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। मार्क्स के अकॉर्डिंग कैपिटलिज्म एक अनजस्ट सिस्टम थी, जिसमें फैक्ट्रीज और वेल्थ सिर्फ रिच पीपल के हाथ में था। वर्कर्स मेहनत करते लेकिन प्रॉफिट कैपिटलिस्ट ले जाते। जब तक ये सिस्टम रहेगा तब तक पॉवर्टी और इनइक्वालिटी खत्म नहीं हो सकती। तो इसका सोल्यूशन क्या था? वर्कर्स को मिलकर कैपिटलिज्म ओवरथ्रो करना होगा और एक नई सोसाइटी की एस्टैब्लिशमेंट करनी होगी। एक ऐसी सोसाइटी जिसमें कोई भी इंडिविजुअल प्राइवेट प्रॉपर्टी का ओनर ना हो और वेल्थ पर पूरे सोसाइटी का राइट हो, कम्युनिस्ट सोसाइटी। मार्क्स का मानना था कि अगर वर्कर्स यूनाइट हो जाएं तो वो जरूर जीतेंगे और एक नया इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी बनाएंगे। अब 1870s तक सोशलिज्म सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक बड़ा मूवमेंट बन चुका था। लोग अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे और नए सोसाइटी का सपना देख रहे थे। लेकिन ये सपना सिर्फ एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं था, अब ये ग्लोबल मूवमेंट बन रहा था। इसी मूवमेंट को, फाइट को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सोशलिस्ट ने सेकेंड इंटरनेशनल बनाया, जो अलग अलग देशों के सोशलिस्ट लीडर्स को कनेक्ट करता था। इंग्लैंड और जर्मनी में वर्कर्स अपने राइट के लिए एक साथ आए और अपनी डिमांड्स रखने लगे। वर्क आवर्स कम हो, बेटर लिविंग कंडीशंस मिले, वोटिंग राइट्स दिया जाए। देन जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी, जिससे सोशलिस्ट इलेक्शंस जीतने लगे। ब्रिटेन में 1905 तक लेबर पार्टी बनी। फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन अब भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी, किसी भी कंट्री में सोशलिस्ट गवर्नमेंट नहीं बनी थी। 1914
1914 तक भी पावर कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स के हाथ में थी, लेकिन सोशलिस्ट मूवमेंट्स का इन्फ्लुएंस लॉज और सोसाइटी पर भी दिखने लगा। अब ये फिगर देखो, पेरिस में एक बड़ी पीपल्स रेवोल्यूशन हुई, पेरिस कम्यून ऑफ 1871। मार्च से मई 1871 तक पेरिस में एक पीपल गवर्नमेंट बनी जो वर्कर्स और आम लोगों से मिलकर बनी थी, लेकिन गवर्नमेंट आर्मी ने इसे कुछ महीनों में ही सप्रेस कर दिया। ये रेवोल्यूशन भले ही फेल हो गई, लेकिन इसने दुनिया भर के सोशलिस्ट मूवमेंट को मोटिवेशन दी। इस कम्यून ने दो बड़े सिंबल्स दिए। फर्स्ट, रेड फ्लैग जो कम्युनिस्ट मूवमेंट का सिंबल बना। सेकंड, ला मार्सेयस, एक सॉन्ग जो फ्रीडम और स्ट्रगल का रिप्रेजेंटेशन बना। अब जहां यूरोप में सोशलिस्ट मूवमेंट्स का असर बढ़ता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक कंट्री ऐसी थी जो सबसे कम इंडस्ट्रियलाइज्ड होने के बावजूद एक बड़ी रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रही, रशिया। लेकिन यहाँ जो होने वाला था उसने पूरी दुनिया की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल दी। 1917 रशियन रेवोल्यूशन ने नए सोसाइटी की फाउंडेशन रखी। फरवरी 1917 मोनार्की खत्म हो गई। अक्टूबर 1917 सोशलिस्ट ने गवर्नमेंट पर कंट्रोल ले लिया। पर सवाल ये है, ऐसा क्या हुआ जो एक पूरे एम्पायर को कोलैप्स कर दिया? कौन सी सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस थी जो इस रेवोल्यूशन का रीजन बनी? तो ये सबका आंसर जानने के लिए चलिए वापस चलते हैं 1917 के कुछ साल पहले और समझते हैं कि रशिया में आखिर हुआ क्या। 1914 का रशिया एक मैसिव एम्पायर जिसमें सार निकोलस II की एब्सोल्यूट पावर थी। ये एम्पायर सिर्फ मॉस्को तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि यूरोप से लेकर एशिया तक फैला हुआ था। इसका इन्फ्लुएंस पैसिफिक ओशन तक पहुंच चुका था। बेसिकली आज के फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस और सेंट्रल एशिया भी इसके कंट्रोल में थे। अब रशिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानती थी, जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से निकली। लेकिन यहाँ कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट भी रहते थे। ये फिगर देखिए, ये पेंटिंग 1900 में व्हाइट हॉल ऑफ द विंटर पैलेस सेंट पीटर्सबर्ग में बनी थी, जिसे पेंटर अर्नेस्ट लिपगार्ड ने बनाया था। और ये मैप देखिए, इस मैप में दिखाया गया है कि 1914 में रशिया का एम्पायर कितना बड़ा था और कौन से यूरोपियन देश फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व थे। लेकिन क्या इतनी बड़ी टेरिटरी होने का मतलब ये था कि रशिया एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर था? रियलिटी ये थी कि सिर्फ टेरिटरी बड़ी होने से एक देश पावरफुल नहीं होता। रशिया जितना बड़ा था उतनी ही बड़ी उसके अंदर की प्रॉब्लम्स भी थी, और इन्हीं प्रॉब्लम्स ने एक आने वाले रेवोल्यूशन की बुनियाद रखी। तो चलिए एक नजर डालते हैं रशिया की असली सिचुएशन पर जो रेवोल्यूशन से पहले की। रशिया का सबसे बड़ा एस्पेक्ट था उसका एग्रीकल्चर इकोनॉमी। 85% लोग फार्मिंग पर डिपेंडेंट थे। फ्रांस और जर्मनी में ये रेशियो सिर्फ 40 to 50% था, पर रशिया में एग्रीकल्चर ही सर्वाइवल का एक बड़ा सोर्स था। रशियन फार्मर्स अपने लिए भी प्रोड्यूस करते थे और मार्केट के लिए भी। रशिया दुनिया का एक मेजर ग्रेन एक्सपोर्टर भी था। लेकिन जितना बड़ा ये एग्रीकल्चर सेक्टर था, उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम्स भी थी। फार्मर्स हार्ड वर्क तो कर रहे थे, लेकिन बेनिफिट उन्हें नहीं, बड़े लैंडलॉर्ड्स और मोनार्की को मिल रहा था। और जब एक तरफ पावर्टी हो और दूसरी तरफ एलिट्स लग्जरी में हो, तो रिसेंटमेंट तो बनता है ना। अब जरूरी था कि हम देखें जो थोड़ी सी इंडस्ट्रीज बनी थी, क्या उन्होंने लोगों की कंडीशंस इंप्रूव की? इंडस्ट्रियलाइजेशन ने यूरोप के कई कंट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर दिया था, लेकिन रशिया में ये सिर्फ सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को जैसे कुछ बड़े शहरों तक रिस्ट्रिक्टेड रहा। इंडस्ट्रीज दो तरह की थी, छोटी क्राफ्ट वर्कशॉप्स जो ट्रेडिशनल मेथड से चल रही थी, और बड़ी फैक्ट्रीज जो न्यू मशीन्स का यूज करती थी। फिर 1890s में नए रेल नेटवर्क्स बने और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगे। कोल प्रोडक्शन डबल हो गया, आयरन और स्टील प्रोडक्शन 4 टाइम्स बढ़ गया। लेकिन ये इंडस्ट्रीज सिर्फ प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट के कंट्रोल में थी। गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस और वर्किंग आवर्स फिक्स करने की कोशिश की, लेकिन छोटी वर्कशॉप्स और क्राफ्ट इंडस्ट्रीज में वर्कर्स की कंडीशन बहुत खराब थी। कहीं 10-12 घंटे तो कहीं 15 घंटे तक काम करना पड़ता था। मतलब ना विलेजेस में सिचुएशन अच्छी थी, ना सिटीज में। और जो लोग नए शहरों में काम करने आए, उनकी लाइफ भी कुछ खास नहीं थी। उनका स्ट्रगल अलग लेवल का था। ये फिगर देखिए, अनएम्प्लॉयड लोग सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहरों में जीने के लिए चैरिटी किचन में खाना खाते थे और पुअर हाउसेस में रहते थे। और इसमें दिखाया गया है कि वर्कर्स छोटी छोटी डॉर्मेटरीज में रहते थे, जहां बंक बेड्स होते थे। उन्हें शिफ्ट्स में सोना पड़ता था और अपनी फैमिलीज को साथ रखने की परमिशन नहीं थी। मतलब विलेजेस हो या सिटीज, लोग हर जगह स्ट्रगल कर रहे थे।
अच्छा, फैक्ट्री वर्कर्स एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं थे, बल्कि अलग अलग बैकग्राउंड से आने की वजह से डिवाइडेड थे। कुछ वर्कर्स विलेजेस से आए थे जो अब भी अपने गांव से कनेक्टेड थे। कुछ वर्कर्स पूरे शहर में सेटल हो चुके थे। स्किल के बेसिस पर भी वर्कर्स डिफरेंट थे। मेटल वर्कर्स अपने आप को दूसरे वर्कर्स से सुपीरियर समझते थे। वुमेन भी फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन उन्हें मेन से कम सैलरी मिलती थी। 1914 तक 31% वर्कफोर्स फीमेल वर्कर्स की थी, लेकिन उन्हें मेल वर्कर की कंपैरिजन में सिर्फ हाफ या 3/4 सैलरी ही मिलती थी। अब सोचिए, इतनी मेहनत, इतने लंबे वर्किंग आवर्स और फिर भी जस्टिस नहीं थी। क्या ये वर्कर्स हमेशा चुप रहेंगे? बिल्कुल नहीं। जब ऑपरेशन ज्यादा बढ़ता तो ये डिवाइडेड वर्कर्स एक साथ आकर स्ट्राइक कर देते थे। 1896 से 1897 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में स्ट्राइक्स हुई। 1902 में मेटल इंडस्ट्री के वर्कर्स भी प्रोटेस्ट पर चले गए। मतलब सिटीज गुस्से में थी और विलेजेस भी अनरेस्ट में थे। विलेजेस में फार्मर्स एक्सप्लॉयटेशन का शिकार थे। मेजॉरिटी लैंड पीजेंट्स कल्टीवेट करते थे, लेकिन कंट्रोल नोबल्स, ऑर्थोडॉक्स चर्च और मोनार्की के हाथ में था। फ्रांस के नोबल्स की तरह रशिया के नोबल्स भी लोगों के एंगर का शिकार बने। फार्मर्स चाहते थे कि लैंडलॉर्ड्स की लैंड उन्हें मिल जाए। 1902 और 1905 में फार्मर्स ने रेंट देने से मना कर दिया और बड़े लैंडलॉर्ड्स पर अटैक कर दिया। लेकिन हर जगह रिबेलियन एक जैसा नहीं था। कुछ जगह फार्मर्स ने लैंडलॉर्ड से लैंड छीनने की कोशिश की, तो कुछ जगह मिर सिस्टम के थ्रू अपनी फार्मिंग को कंट्रोल करने लगे। मिर सिस्टम में फार्मर्स अपनी लैंड एक साथ पूल करते थे और फिर कम्यून डिसाइड करता था किस किसान को लैंड मिलेगी। लेकिन ये सिस्टम भी उनके स्ट्रगल को सॉल्व नहीं कर रहा था। तो जब वर्कर्स भी अनहैप्पी हो, फार्मर्स भी फ्रस्ट्रेटेड हो, इंडस्ट्रीज भी सिर्फ रिच क्लास का बेनिफिट कर रही हो, ये सभी रीजंस एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ इंडिकेट कर रही थी। एक तरफ सार निकोलस II की रॉयल लाइफस्टाइल थी और दूसरी तरफ रशिया के आम लोग पॉवर्टी, ऑपरेशन और एक्सप्लॉयटेशन का सामना कर रहे हैं। और यहीं से रेवोल्यूशन की स्पार्क जल चुकी। सार की ऑटोक्रेटिक रूल के खिलाफ सिर्फ आम लोग ही नहीं, पॉलिटिकल ग्रुप्स भी एक्टिव हो रहे थे। 1914 से पहले रशिया में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लीगल स्टेटस नहीं दिया गया था। 1898 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ये पार्टी मार्क्स की सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी, लेकिन पुलिस के डर से इलीगल तरीके से काम करती थी। इसने वर्कर्स को मोबिलाइज किया, स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज की और एक अंडरग्राउंड न्यूज़पेपर चलाई। लेकिन एक बड़ा सवाल था, रशिया में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन कैसे आएगा? एक ग्रुप का मानना था कि रशिया के पीजेंट्स यानी कि किसान नेचुरल सोशलिस्ट हैं, क्योंकि वो अपनी जमीन बार बार डिवाइड करते हैं, इसलिए उनके हिसाब से पीजेंट्स को ही रेवोल्यूशन का मेन फोर्स बनाना चाहिए। लेकिन लेनिन इससे एग्री नहीं करते थे। उनका कहना था कि पीजेंट्स एक जैसे नहीं होते, कुछ गरीब हैं तो कुछ अमीर। उनका मानना था कि सिर्फ वर्कर्स ही एक स्ट्रॉन्ग सोशलिस्ट मूवमेंट बना सकते हैं। और यहीं से शुरू हुआ एक बड़ा डिवीजन। बोल्शेविक्स, लेनिन का ग्रुप जो छोटी डिसिप्लिन पार्टी चाहता था जो सिर्फ डेडिकेटेड रेवोल्यूशनरीज से बने। मेंशेविक्स जो चाहते थे कि पार्टी सबके लिए ओपन हो, जैसे जर्मनी में था। जैसे जैसे ये आइडियोलॉजीज फेल हो रही थी, वैसे वैसे रशिया में इंस्टेबिलिटी भी बढ़ रही थी। रशिया एक ऑटोक्रेसी थी, सार की पावर सुप्रीम थी। यूरोपियन देशों की तरह यहाँ कोई कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट नहीं था। लेकिन 1905 तक लोगों का गुस्सा हद पार कर चुका था। 1904 में शुरुआत होती है एक बुरे साल की। महंगाई बढ़ गई, जरूरी सामान इतना महंगा हो गया कि वर्कर्स की सैलरी 20% कम हो गई। वर्कर्स की दिक्कत और बढ़ने लगी। नए वर्कर यूनियंस बने जो बेहतर वेजेस और वर्किंग कंडीशंस की डिमांड करने लगे। सेंट पीटर्सबर्ग के प्यूटिलो आयरन वर्क्स में 4 वर्कर्स को निकाल दिया गया। इसके अगेंस्ट एक बड़ा इंडस्ट्रियल स्ट्राइक शुरू हो गया। 9 जनवरी 1905 को फादर डियोपोन नाम के एक प्रीस्ट ने 1,10,000 वर्कर्स के साथ एक पीसफुल मार्च निकाला। उनकी मांग थी 8 घंटे का काम, अच्छी सैलरी और बेटर वर्किंग कंडीशंस। सार के विंटर पैलेस तक जाने वाली इस मार्च पर पुलिस और आर्मी ने गोलियां चला दी। 100 से ज्यादा लोग मारे गए, 300 से ज्यादा इंजर्ड हो गए। इस हादसे ने एक ऐसी आग लगाई जो पूरे रशिया में गुस्से का तूफान ले आई। 1905 के बाद हर जगह स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट और यूनिवर्सिटी वॉकआउट होने लगे। स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटीज बंद कर दी। डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर्स जैसे मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स ने भी सार के अगेंस्ट यूनियन ऑफ यूनियंस बनाया।
मुस्लिम रिफॉर्मर्स, जैदिस्ट और पोलैंड जैसे रीजन्स के नेशनलिस्ट भी इस मूवमेंट में शामिल हो गए। 1905 के रेवोल्यूशन के बाद सार ने एक इलेक्टेड पार्लियामेंट डूमा बनाने की परमिशन दी, लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा था। सार ने सिर्फ 75 दिन में पहली डूमा डिसमिस कर दी और दूसरी डूमा भी सिर्फ 3 महीने चली। वोटिंग लॉज बदल दिए गए और सिर्फ कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को डूमा में जगह मिली। लिबरल्स और रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स को बाहर कर दिया गया और पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर और भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग गई। 1905 रेवोल्यूशन ने लोगों को दिखाया कि सार की पार अब उतनी मजबूत नहीं रही, लेकिन असली रेवोल्यूशन तो भी आना बाकी थी। 1914 दुनिया एक मैसिव वॉर की तरफ बढ़ रही थी। एक तरफ थी सेंट्रल पार जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की, दूसरी तरफ थी एलीट पार फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। बाद में इटली और रोमानिया भी शामिल हो गए थे। शुरुआत में रशियन पब्लिक सार के साथ थी। सबको लगा कि वॉर रशिया की ग्लोरी को बढ़ाने का एक मौका है, लेकिन जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता गया, सार निकोलस II की प्रॉब्लम्स भी एक्सेलरेट होने लगी। पहले से ही लोग सार की ऑटोक्रेटिक रूल से फ्रस्ट्रेटेड थे और अब उसने दूमा की पॉलिटिकल पार्टीज से कंसल्टेशन लेना भी बंद कर दिया। मोनार्की की पॉपुलैरिटी गिरती जा रही थी और इसी बेचैनी के बीच एंटी जर्मन सेंटीमेंट भी इंटेंसिफाई होने लगे। लोग इतने अगेंस्ट हो गए कि सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राड रखा गया, क्योंकि बर्ग एक जर्मन वर्ड था। ऊपर से सेरेना अलेक्जेंड्रा की जर्मन एंसेस्ट्री और उसके वीक एडवाइजर्स, स्पेशली एक मॉन्क रास्पुटिन, ने मोनार्की को और भी वल्नरेबल बना दिया। इस सब के बीच वर्ल्ड वॉर 1 का इम्पैक्ट भी रशिया पर और ज्यादा पड़ने लगा। जहां वेस्टर्न फ्रंट पे फ्रांस के ईस्टर्न रीजन्स में ट्रेंच वॉरफेयर हो रही थी, वहीं ईस्टर्न फ्रंट पर ज्यादा मूवमेंट थी जो रशिया के लिए और भी डिस्ट्रक्टिव साबित हो रही थी। वॉर के लॉसेस और इकोनॉमिक क्राइसिस ने सार की प्रॉब्लम्स को और बढ़ा दिया। 1914 से 16 के बीच रशियन आर्मी की कंडीशन रैपिडली वर्सन होने लगी। जर्मन और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट रशिया को हैवी डिफीट्स मिली। 7 मिलियन से ज्यादा सोल्जर्स या तो मार दिए गए या इंजर्ड हो गए। जब रशिया आर्मी पीछे हटी तो उसने स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी अपना ली। जानबूझकर फसल, घर और रिसोर्सेज जला दिए ताकि एनिमी के हाथ कुछ ना लगे। 3 मिलियन लोग रेफ्यूजी बन गए और ये सब देखकर लोगों का गवर्नमेंट पर से विश्वास उठने लगा। ऊपर से इकोनॉमिक क्राइसिस और फूड शॉर्टेजेस ने और ज्यादा डिस्कंटेंट बढ़ा दिया। जर्मनी से बाल्टिक का कंट्रोल ले लिया, जिससे रशिया का इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन कोलैप्स हो गया। रेलवे लाइंस फेल होने लगी, फैक्ट्रीज बंद होने लगी, काम करने वाले मेन आर्मी में चले गए। इस वजह से लेबर शॉर्टेज हो गई। ग्रीन मिलिट्री के लिए रिजर्व होने लगे और सिटीज में ब्रेड और फ्लावर की सीवियर शॉर्टेज हो गई। विंटर 1916 जब फूड राइट इरप्ट होने लगे, लोग हंगर और डेस्परेशन में स्ट्रीट्स पर आने लगे, क्योंकि राशनिंग सिस्टम भी फेल हो रहा था। सिटीज में ब्रेड लाइंस लंबी होती जा रही थी और टेंशन हर जगह बढ़ने लगा। अब ये इमेज देखो, रशियन सोल्जर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। ये इंपीरियल रशियन आर्मी थी जो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स थी, लेकिन अब ये आर्मी भी रेवोल्यूशनरीज के साथ मिलने लगी। बस अब एक फाइनल पुश देना बाकी था और वो 1917 में आया, जिसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक की थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।